नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्व पेपर 2018 अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट की बात करेंगे। फिजिक्स का पेपर हम डील करेंगे, पेपर 2 है। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 जो बचा हुआ है उसमें उसको आज डिस्कस करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। या स्क्रीन पे हमने आपको 3 बुक्स दिखाई हुई है। अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, 52 पेपर्स इसमें दिए हुए हैं। और उसी तरीके से फिजिक्स एयरफोर्स एक्सक्लूसिव रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट। इस तरीके से ये तीनों बुक्स आप रेफर कर सकते हैं। तो इन दोनों बुक्स में आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। और इस बुक में प्रैक्टिस पेपर हमने दिए हुए हैं। ये जो पर्टिकुलर पेपर है ये भी हमने इसी बुक से लिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन भी हमने इस बुक में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 2 का पार्ट 2। देखिए, ये जो सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या कहता है? द मास ऑफ एटम रिप्रेजेंटेड बाय 11x23 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। देखिए, ये जो नंबर होता है, ये बताता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने हैं। तो 23 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है ये करीब करीब 1 EMU, और उसी तरीके से एक प्रोटॉन का भी जो मास है करीब करीब 1 EMU होता है। करीब करीब, थोड़ा सा डिफर करते हैं बट इतना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 23 है। तो जो अप्रोक्सीमेटली जो मास आएगा वो आएगा 23 AMU। देखिए, और क्या कहता है क्वेश्चन? एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम किस तरीके की क्वांटिटी है? क्या स्केलर है, क्या वेक्टर है, या दोनों है, या नन ऑफ दिस? तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये L जो होता है ये होता है I और ओमेगा, या MVR से भी इसको डिनोट करते हैं। तो जो एंगुलर मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन के साथ होता है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका सिंपल सा आंसर है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम आर मैक्सिमम एंड मिनिमम रेस्पेक्टिवली। देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो है ये तो होनी चाहिए मैक्सिमम, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होनी चाहिए मिनिमम। ये किस पोजीशन पे होता है? काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमम होती है? तो देखिए, सिंपल पेंडुलम की बात कही हुई है। तो ये सिंपल पेंडुलम होता है और ये एक्सट्रीम पोजीशंस होती है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं एट द मीन पोजीशन, एट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की पोजीशन है। ये बी पोजीशन है, ये ए पोजीशन है, और सी तो खैर ये कहता है कि सेम एट ऑल पोजीशन। तो अब देखिए क्या होता है, जब पेंडुलम स्विंग करता है तो यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जो यहाँ जाते जाते 0 हो जाती है। फिर इधर से स्विंग करता हुआ आता है, यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है, फिर इधर की तरफ जाता है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये 0 हो जाती है। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ मैक्सिमम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 12 mv² से दी जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है यहाँ पे।
और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है मैक्सिमम, क्योंकि देखिए हाइट अटेन कर ली तो जो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड से है वो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम हाइट पे ये पहुँच जाता है। तो हमसे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, तो वो होगी मीन पोजीशन पे। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी मीन पोजीशन पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, व्हेन ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर एंड इट मेल्ट्स स्लोली, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ द सिस्टम। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए वाटर है और वाटर में क्या है कि ये आइस जो है वो फ्लोट कर रही है, ये आइस जो है फ्लोट कर रही है। अब फ्लोट कर रही है तो हम सबको पता है कि इसकी डेंसिटी जो है वो d2 है, इसका मास जो है वो m2 है और उसी से रिलेटेड जो वॉल्यूम है ये v2 है। और ये जो वाटर है इसका मास, इसकी डेंसिटी d1 है, मास इसका m1 है और इसकी जो वॉल्यूम है वो v1 है। अब देखिए क्या होता है कि जो डेंसिटी आइस की है वो ऑब्वियस सी बात है फ्लोट कर रही है, तो वो डेंसिटी जो है इस डेंसिटी से कम है। यहाँ पे इसकी बात यहाँ पे हम देखते हैं ये इस तरीके से है। अब हम बात करते हैं कि बाद में क्या होता है जब ये आइस कम्प्लीटली मेल्ट हो जाती है। तो क्या होता है जब आइस कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगी तो देखिए ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम v2 था, ये वॉल्यूम v2 नहीं रहेगा, ये v2 डैश हो जाएगा, क्योंकि पहले तो डेंसिटी d2 थी और बाद में डेंसिटी d2 डैश हो जाएगी। बाद में डेंसिटी जो है ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये वाटर की डेंसिटी जो होती है उससे कम डेंसिटी होती है आइस की। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या हो गया, वो नॉर्मल डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया यहाँ से टोटल मास तो मेरे पास वही है m1 प्लस m2, बट जो वॉल्यूम है ये हो गया v1 प्लस v2 डैश। अब देखिए मास तो टोटल सेम रहा बट वॉल्यूम जो है ये कम हो गया। अब वॉल्यूम अगर कम हो गया यहाँ पे तो हुआ क्या कि डेंसिटी जो ओवरऑल थी वो बढ़ गई। तो यहाँ से जो डेंसिटी है ये बढ़ जाएगी, तो इट विल इंक्रीज। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है। अब ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय हाल्विंग द लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ ए हीटर। देखिए स्प्रिंग की कॉयल है और स्प्रिंग की कॉयल में ये मान लीजिए मैंने इस तरीके से लगा रखा है बैटरी और इस तरीके से ये R रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो पावर प्रोड्यूस्ड है वो है समथिंग v² डिवाइडेड बाई R। अब मैंने क्या किया, स्प्रिंग की कॉयल की जो लेंथ है ये मैंने हाफ़ कर दी। अब स्प्रिंग की जो कॉयल है उसकी लेंथ अगर मैंने हाफ़ कर दी तो उसका रेजिस्टेंस भी हाफ़ हो गया, पोटेंशियल तो वही है v। अब जो पावर प्रोड्यूस होगी ये होगी v² डिवाइडेड बाई नया रेजिस्टेंस R डैश, यहाँ पे आ गया v²। R डैश जो है ये हो गया R/2, तो यहाँ पे आ गया 2v² डिवाइडेड बाई R। तो जो नई पावर है अगर इसकी बात की जाए तो ये पुरानी पावर के मुकाबले दुगनी हो गई। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि इट विल बी डबल्ड, तो जो पावर कंज्यूम है ये डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए व्हाट विल हैपन व्हेन करंट फ्लोज इन ए स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है इस तरीके से और इसमें से करंट हमने फ्लो करवा दिया, इधर से करंट आया और इधर से करंट निकल गया। अब देखिए वैसे तो सिंपल रूल है कि इस तरीके से जब करंट जाएगा तो दो कंडक्टिंग वायर हैं, दो कंडक्टिंग वायर में अगर सेम करंट पास रखे हुए हैं, सेम करंट पास होता है, सेम डायरेक्शन में करंट पास होता है तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अब इनके करंट क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्ट करेंगे तो ये स्प्रिंग जो है ये कंप्रेस हो जाएगी। तो यहाँ से अगर इसका करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो विल बी कंप्रेस्ड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो दो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये कंप्रेस होगा। अब यहाँ से आता है हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। इक्वेटर से पोल पे जाते हैं तो किस तरीके से जी की वैल्यू चेंज होती है। देखिए इक्वेटर पे क्या होता है, जी जो होता है ये कम होता है और जैसे ही हम पोल पे जाते हैं जी बढ़ जाता है। क्योंकि पहली बात तो क्या है कि
ये जो g है ये कम क्यों हो जाता है इक्वेटर पे, क्योंकि एक बाहर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है m ओमेगा स्क्वायर आर, उसकी वजह से एक्सेलेरेशन इधर की तरफ होता है, तो g इफेक्टिव पहली बात तो थोड़ा सा इसलिए कम हो जाता है। पोल्स पे क्या है वो इफेक्ट नहीं होता है, तो वो रीज़न है। और दूसरा क्या है कि रीजन कुछ इस तरीके से कि अर्थ का शेप भी इस तरीके से है। अर्थ का शेप यहाँ पे देखेंगे तो इक्वेटर पे थोड़ा लेंथ ज़्यादा है और पोल्स पे थोड़ा लेंथ कम है सेंटर से, तो उसके कारण भी जी जो है पोल्स पे ज़्यादा होता है। तो यहाँ से अब हम क्या कह सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी चेंज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो इंक्रीज होगी जी की वैल्यू। आगे देखते हैं क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डबल व्हाट विल बी द मोमेंटम। अगर स्पीड एक बॉडी की डबल कर दी जाती है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए ये मोमेंटम है इनिशियल एम वी, तो अब अगर स्पीड मैंने डबल कर दी एम वी डैश कर दी, जो वी डैश जो है वो 2v के बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा p डैश दैट इज इक्वल टू 2mv, यानी कि ट्वाइस टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये पार्ट हुआ यहाँ पे। आगे देखते हैं, आगे ये क्वेश्चन आता है विच वेव हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए ये क्वेश्चन पहले के पेपर्स में भी आया हुआ है। मैं इसका एग्जांपल भी देता हूँ। यहाँ से क्या है, जैसे मान लीजिए मैं देता हूँ एक तो रेडियो वेव होता है, उसके बाद आता है माइक्रोवेव, फिर आता है इंफ्रारेड, फिर आता है विजिबल, फिर आता है अल्ट्रावायलेट, फिर आता है एक्स-रे और फिर आता है गामा रे। ये इस तरीके से ये वेव्स यहाँ पे होती है। 7 मैं रेस की बात कर रहा हूँ, 7 रेस की अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से होती है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पूछा है फ्रीक्वेंसी की बात है, तो कुछ एक एग्जांपल में, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड ही है तो मैं कुछ एक चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए समथिंग, एक रे की जो एनर्जी होती है ये दी जाती है एनर्जी दैट इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाइड बाई न्यू। इस तरीके से एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, न्यू जो होती है ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये ई एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ ए रे और वेव। अब फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना एनर्जी ज़्यादा होगी। अब हम सबको पता है, हम यूज़ करते हैं रेडियो वेव सैटेलाइट टीवी कम्युनिकेशन में, वो हमको हार्म करती है बट इतना हार्म नहीं करती है जितनी गामा रे करती है। गामा रे जो होती है इतनी पावरफुल रे होती है कि ये अगर स्किन पे इसको फोकस करें तो स्किन को जला देगी। ट्यूमर जैसे होते हैं कैंसर के ट्यूमर, उनको जला देती है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये रे हार्मफुल है। अब रे हार्मफुल है तो मैं इनका सीक्वेंस बता देता हूँ। क्या है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है गामा रे की वो सबसे ज़्यादा है और ये इसी ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी है, और ये जो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी है ये सबसे कम है। तो यहाँ से अगर मैं इसका करेक्ट ऑर्डर देखूँ तो अगर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेडियो वेव। गामा रे और गामा रे एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पावरफुल है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव जो है। इन ऑप्शंस में रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। अब देखिए क्वेश्चन आता है इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो मैं रिलेशन बता देता हूँ मोमेंटम और एनर्जी में क्या होता है। एनर्जी होता है E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये एनर्जी आ गई यहाँ से, ये आ गया m डिवाइडेड बाई m, यहाँ पे आ गया हाफ mv स्क्वायर, और ये एनर्जी आ गई यहाँ से m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। एम भी जो होता है मोमेंटम होता है, तो ये आ गया पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अब मोमेंटम को क्या किया है, अब मोमेंटम को क्या किया है कि पहले तो लेट अस से एनर्जी E1 है, मोमेंटम P1 है, तो इस तरीके से है। और लेट अस से बाद में जो है E2, ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ P1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ से आ जाएगा E2 और यहाँ पे आ जाएगा 4P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m।
और यहाँ से जब हम बात करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा एनर्जी 2 जो है वो 4 टाइम्स ऑफ एनर्जी 1 के बराबर है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, परसेंटेज चेंज पूछा है। अब परसेंटेज चेंज में क्या है, परसेंटेज चेंज किस तरीके से होता है, परसेंटेज चेंज होगा, ये होगा E2 माइनस ऑफ E1 डिवाइडेड बाई E1 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये है समथिंग 4E1 माइनस ऑफ E1 डिवाइडेड बाई E1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 300%। 300% जो है वो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो होप ये समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज m ऑन अर्थ व्हाट विल बी द मास ऑन मून। अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका मास अर्थ पे, देखिए मास की बात की जाती है नॉट वेट। देखिए अर्थ पे एक बॉडी का मास है वो m है, अर्थ पे एक बॉडी है m मास की, उसको मून पे ले जाया जाता है, मून पे ले गए उसको। अब उसके मास के साथ क्या होगा, नया मास जो है m डैश वो क्या होगा। देखिए मास क्या होता है, ये सेम रहता है, आप कहीं भी ले जाइए, यूनिवर्स में कहीं ले जाइए, मास जो है ये सेम रहेगा, ऐसा मास चेंज नहीं होगा। जो मास अर्थ पे था वही मास मून पे रहेगा। वेट की अगर बात होती तो वेट जो होता है, वेट की अगर बात होती तो यहाँ वेट होता mg, और यहाँ अगर वेट की बात होती तो ये होता mg डैश, क्योंकि अर्थ ये जो मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो करीब करीब 1/6 गुना है, 1/6 टाइम्स है अर्थ के मुकाबले। तो वहाँ पे वेट जरूर फर्क पड़ जाता, बस मास के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इट विल रिमेन सेम। इसका करेक्ट आंसर है कि अगर आप मास m अर्थ पे है तो मास m ही मून पे रहेगा। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। जैसे एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी निकालेंगे तो एक बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए। ये बैटरी को मैंने कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी है यहाँ पे, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब जब कनेक्ट कर दिया, इस रेजिस्टेंस को भूल जाइए, ये ओपन सर्किट हो गया, और इस रेजिस्टेंस को भूल जाइए, ये ओपन सर्किट हो गया। इस तरीके से करंट इसमें से जाएगा ही नहीं। इस सर्किट को अगर आप देखें तो मैं इस सर्किट का इक्विवेलेंट बनाता हूँ। ये करीब करीब इस तरीके का सर्किट है, ये 10 ओम, और ये करीब करीब इस तरीके का सर्किट है। सारे रेजिस्टेंसेस 10 ओम है। अब ये सर्किट जब इस तरीके का है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों सीरीज में व्हीटस्टोन ब्रिज है वैसे तो ये, तो ये हो गया 10-10 का 20 और ये हो गया 10-10 का 20, सीरीज में थे। तो इस तरीके से ये 10 और ये इस तरीके से आया है यहाँ पे, ये 20 और ये समथिंग आया 10, 20 का वापस 10 हो गया। तो इस तरीके से वापस ये 10 हो गया, और ये इस तरीके से आ गया 10 मिलके हो गए टोटल 30। तो इस तरीके से 30 ओम जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर नज़र आता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है कौन सा सर्किट ओमिट करना है। ये तो ये ओमिट करना है और ये इसको छोड़ना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। देखिए अभी मैंने ये बताया था एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, और पी स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो ये होगा 2me, ये p आएगा यहाँ से अंडर रूट ऑफ 2me, इस तरीके से आएगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की है वो डबल कर दी जाती है। मान लीजिए मैं बात करता हूँ इनिशियल मोमेंटम p1 है, तो ये है 2me1, और लेट से बाद में जो एनर्जी है वो डबल कर दी जाती है, तो ये होगा p2 और ये आएगा 2me2। अब देखिए ये क्या है, p2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m, और जो e2 है दैट इज ट्वाइस ऑफ e1। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ये आ गया अंडर रूट ऑफ 2 और अंडर रूट ऑफ 2me1,
तो P2 आ गया यहाँ से, ये आ गया √2 और मल्टीप्लाइड बाई P1। ये P2 आ गया यहाँ से 1.414 मल्टीप्लाइड बाई P1। अब देखिए परसेंटेज चेंज की जब हम बात करेंगे तो क्या आएगा, परसेंटेज चेंज जो है वो वापस उसी तरीके से कहता हूँ मैं, P2 माइनस ऑफ P1 डिवाइडेड बाई P1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, तो देखिए क्या होगा, ये होगा 1.414 माइनस ऑफ P1 माइनस ऑफ P1 डिवाइडेड बाई P1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ से आ जाता है 41.4%। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है 41.4%। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए पेपर 2 का पार्ट 2 हमने डिस्कस किया। आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। ये कंप्लीट पेपर और सॉल्यूशन हमने इसमें दिया हुआ है इस बुक में, अग्निवीर वायु इंडियन एयर फोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर। इसके अलावा 52 पेपर्स और हैं, और इन बुक्स को भी जैसे मैंने पहले बताया आप रेफ़र कर सकते हैं थ्योरी न्यूमेरिकल्स के लिए। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आशा करते हैं आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।